तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। तो आई होप टेस्ट की तैयारी कर ली होगी आप लोगों ने। चले, मैं कहना भूल जाता हूँ, लेकिन यार आप लोग जो है इवेंट को शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है? तभी लोगों तक या बाकी स्टूडेंट्स तक जो है ये सेशन पहुँच पाएंगे। तो जल्दी से आ जाएंगे सब लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो बस 1-2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद नहीं। तो बस 1-2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद। तब तक आप लोग भी शेयर कर दीजिए इवेंट को, मैंने तो कर ही दिया है। तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 60 तक मार्क कर लीजिए अपना। 60 क्वेश्चन हैं आज। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 राउंड में आपका टेस्ट होगा। फर्स्ट राउंड में हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और सेकंड राउंड में क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन भी आज ही हो जाएगा, ठीक है? टेस्ट के बाद में उसका क्या रहेगा, डिस्कशन रहेगा। टेस्ट के बाद में क्या होगा, डिस्कशन होगा, ठीक है? तो स्टार्ट कर दिया जाए, इसका मतलब क्या, स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ, टेस्ट में लोग गोला मारते हैं, सही बात है, कोई बात नहीं। डिस्कशन नहीं, डिस्कशन कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी फिर रह जाता है ना, स्टूडेंट का रह ही जाता है, बाद में आलस कर जाते हैं कि यार कौन पीडीएफ डाउनलोड करे, फिर कौन सोल्यूशन देखे, उससे अच्छा हाथ हाथ निपटा दो। तो फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तो आ ही रहे हैं बालक, आते जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर नहीं लिखना है, केवल डन 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 लिखते जाइए और करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर नहीं करना है, आंसर नहीं करना है, आंसर नहीं करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, ट्राई करो अभी। एंड में डिस्कस करूंगा, ये साउंड वाले क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस दिन ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है, आज क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, आज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर लिखने की आज कोई जरूरत नहीं है वैसे। ये आपका 6th क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 7th होगा, ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट, ये आपका 8 होगा, 8 होगा। नेक्स्ट 9th, ये 9th है। 60 क्वेश्चन है, 60 एग्जैक्ट 60 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन है, 10th। बहुत आसान टेस्ट है आज का आपका, बालक स्किप मार देते हैं, तो मैंने कहा चलो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थोड़ा इजी टेस्ट लाया जाए, डीमोरलाइज ना हो आप लोग। ये 11th क्वेश्चन है। ट्वेल्थ क्वेश्चन, अच्छा मैंने ईएससी का आपका जो एस्ट्रोनॉमी सर्वेइंग होता है, एस्ट्रोनॉमी, उसका एक लेक्चर अपडेट किया। ईएससी के क्वेश्चंस ही हैं, बट उन क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, तो आप सब वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 14th। ठीक है, भी तो बहुत बढ़िया। उसका सेकंड पार्ट और कल कल अपलोड करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट में है एस्ट्रोनॉमी। 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 15। अब यार तुम लोग टेस्ट दिया करो ना, ये सब फर्जी दिमाग क्यों लगाते हो कि एक ही
सब्जेक्ट के हैं क्या, 10 सब्जेक्ट के हैं, एक ही सब्जेक्ट का बल्कि एक ही टॉपिक के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन नॉइस के ही हैं। आप टेस्ट करते रहो। एग्जाम में अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है, आप एग्जाम में देने जाओगे तो ये थोड़ा ना सोचोगे कि यार सारे क्वेश्चन सोम के आ गए, क्या यार सोम के क्वेश्चन कम हो गए, आरसीसी के ज़्यादा हो गया, यार बिल्डिंग मटेरियल तो पूछा ही नहीं। जैसा एग्जाम आता है वैसा एग्जाम आपको देना है। अब टेस्ट है, मैं चाहे सारे क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के दे दूँ, मिलाकर दे दूँ, ईएससी के दे दूँ कि जेई लेवल के दे दूँ, आपको तो हर सिचुएशन में तैयार रहना है। जैसा आपको मिल रहा है वैसा करो, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16। आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, एग्जाम कैसा आ जाए। इजी आ रहा है तो आप अटेम्प्ट बढ़िया करो, डिफिकल्ट आ रहा है तो आप संभल कर अटेम्प्ट करो, सिली मिस्टेक ना हो, ज्यादा निगेटिव ना बने, है ना। चलिए, 17। ये कुछ बालक हमारे ईएससी वाली क्लास में गोला मार रहे हैं सुबह में आजकल, गलत बात है, रेगुलर रहा करो। एटीन। यूपीएससी वाले भैया ये कभी फुर्सत से पूछेगा, है ना। अब यहाँ स्पैम मत करो, अभी फिलहाल ये कर लो टेस्ट, बाद में क्लास के एंड में पूछना, ठीक है, क्लास के एंड में बात करेंगे। ये क्वेश्चन करो। यार बीटेक के बदले जॉब मिला है तो मैं जॉब कर लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, सिस्टर की तबीयत खराब थी। बढ़े आगे, हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कल से हो सकता है टाइमिंग में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कल से या एक दो दिन में आपका क्यूआरपी दोबारा 7 बजे से हो सकता है, ठीक है। कुछ टाइमिंग में चेंज हो रहे हैं, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। हालांकि मैं लेक्चर तो शेयर करते ही हूँ, तो हो सकता है कल से या कल परसों से आपका जो शाम में 7 बजे से हो जाए दोबारा क्यूआरपी। अभी क्या होता है, मेरे 3 लेक्चर्स लगातार हो रहे थे, एसएससी जेई मेंस, क्यूआरपी और रात में विजन बैच।
और दिन में ईएससी था। तो अब मैंने क्या किया, 2 बैच मैं दिन में कर रहा हूँ और 2 बैच इवनिंग में कर रहा हूँ, तो ताकि लाइन से 3 बैचेस ना रहे। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन। देन 23। 24। सुनिए यार, तुम पुरानी वाली डीपी लगाओ यार, ये डीपी बढ़िया नहीं है, तुम्हारी पुरानी वाली डीपी लगाओ। 25। 26। हाँ, हंसमुख वाली। ऐसा हो ना तुम्हें देखते सामने वाला इसके चेहरे पर स्माइल आ जाए। 26। देन 27। विक्की प्रजापति जी, बेटा आंसर क्लास के एंड में मिलेंगे आपको ना, टेस्ट है ये भी। 28। 28। ऐसी क्यूआरपी करते रहे ना तुम, एग्जाम तक तुम्हें इतने क्वेश्चंस ऐसे रटटा जाएंगे कि एग्जाम में जाते ही तुम्हें 50-60% तो डायरेक्टली क्यूआरपी से मिल जाने वाले हैं। क्योंकि अभी अगले 2-3 महीने तक कोई एग्जाम होना नहीं है। 2-3 महीने में, अभी तक ऑलरेडी हमारे 35 सेशन हो गए। 2-3 महीने बाद जब एग्जाम स्टार्ट होने होंगे, अकेले क्यूआरपी में आप इतने क्वेश्चंस कर चुके होंगे कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा यार ये वाला क्वेश्चन तो ये है, ये तो ये है। बहुत बेनिफिट आपको रहेगा, एग्जाम में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ आज क्लास होगी विजन बैच की, आज क्लास होगी। ठीक है, 28, नेक्स्ट 29। तो आप इस सेशन को सीरियसली अटेंड करते रहिए। बस आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलती है वंस इन अ वाइल, संडे में या कभी भी। एक तो आप क्लास के बाद में उस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लो, 5 मिनट लगते हैं पीडीएफ को देखने में क्लास के बाद में दोबारा से। क्लास के तुरंत बाद या जैसे ही आपको पीडीएफ मिलती है, उस पीडीएफ को एक बार आप और देख लो, इमीडिएटली सेकंड रिवीजन है। बाकी कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद या संडे में जितने भी आपके लेक्चर्स हुए, मान लीजिए 5 लेक्चर हुए, 6 हुए, टेस्ट को मिला के 6 सेशन हुए, तो अपना संडे का एक रूटीन बना लो कि आपके जितने भी क्यूआरपी के सेशन हुए हैं 6 डेज में, उनकी पीडीएफ बस आपने एक बार जल्दी जल्दी पढ़ डालनी है। उन क्वेश्चंस को खुद से करना नहीं है, केवल पीडीएफ विद सोल्यूशन पढ़ डालनी है। उससे क्या होता है, पूरे हफ्ते भर में जितने भी क्वेश्चंस आपने किए, वो क्वेश्चन आप एक बार और देख लोगे, तो काफी क्वेश्चंस आपको आते होंगे, और जब नहीं आते होंगे उनका एक क्विक रिवीजन दोबारा हो जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप और कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। सर मुझे विजन बैच अटेंड करना है, स्वदेश कंस्ट्रक्शन।
तो बेटा आप 7409970758 इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल साइलेंट, कभी भी रिवीजन से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लास के बाद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। 34। 35। 36। 30 मिनट में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, और भी बढ़िया है। आज के भी तो, हाँ आज का थोड़ा सा हल्का लेवल है, बट कुछ क्वेश्चन आज के टेस्ट में मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, कुछ 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 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है आज। मैंने कहा हर तरीके का चलना चाहिए मिक्स, है ना, हमेशा डीमोटिवेट होते रहेंगे तो बच्चे गड़बड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 37। आज बच्चे खुश हैं। आज फटाफट सवाल हो रहा है ना, इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का टेस्ट प्योर एजे लेवल का टेस्ट है। थर्टी नाइन।
बट ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने कर रखे हैं उन्हें लगेगा कि इजी है, सब आता है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको इसमें भी दिक्कत होगी। 40। 41। 42। 43। 44।45। अब देखिए क्वेश्चन आपको 2 दिन पहले ही करवाया था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन लाने का जो पर्पज़ है वो केवल और केवल इतना है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो आपका फ्रिक्वेंटली रिवाइज हो जाए, कि आपने 2 दिन पहले क्वेश्चन किया था और आज आप फिर कर लेंगे सेम क्वेश्चन को, सेम कॉन्सेप्ट को, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको याद रहेगा, भले ही आप इसका आंसर देखते ही बता दें। इससे हमें मालूम रहता है कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट से ये या इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, और ये सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट 47। 47 क्वेश्चन इनकम्प्लीट है एक्चुअल में, 47 क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। इसको रहने दो, 47 इनकम्प्लीट है। लेकिन आपको सवाल देख के याद आ गया होगा कि 47 बेसिकली था क्या।
Q1 बराबर Q2 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 48 याद है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में करेक्शन है। ये देखो दिलीप को ट्रिक भी याद हो गया, गर्लफ्रेंड चाहिए एनसीआर वाली। अच्छा ये वाला है वो। चलिए 48। अब इस क्वेश्चन से क्या है ना, सारी रिक्वायरमेंट आपको दिमाग में आ जाएंगी। कंजम्पटिव इरिगेशन, CIR, NIR, FIR, GIR, ये सब याद आ जाएंगे एक क्वेश्चन से, केवल इस क्वेश्चन मात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 49। नेहा नहीं है क्या? आज गायब है क्या नेहा? नेहा जी गोला मार रही हैं या कागज पे कर रही हैं? गर्लफ्रेंड ने चाटा मारा है। चलिए 49। नेक्स्ट 50। है ना, अब ये क्वेश्चन था, तो इसमें आपको सबको हम केवल पीएच से ही बता सकते हैं अब, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंटली आपकी वो टेबल रिवाइज हो जाएगी, तो आगे कभी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर पाएंगे। अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। 51। कोई बात नहीं राजन, ध्यान रखो उनका, ठीक है, लेक्चर तो कवर कर लोगे बाद में। 52। KG या KG की? 53। 54। 55। 56। अब तक 56। 57।
ठीक है राजन, ध्यान रखो, और हॉस्पिटल में हो तो और संभल के रहो। कोई बात ना सम्यक, बाकी क्वेश्चन बाद में कर लेना। 58, 59, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का 60। तो अपना सेशन स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 7:45 पर, ऑलमोस्ट 7:45, 7:43 कह सकते हैं, और 8:15 यानी कि लगभग 30 मिनट्स। 30 मिनट में 60 क्वेश्चन है, कितना भी इजी पेपर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप 30 मिनट में 60 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, उनके आंसर्स मार्क कर पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीड भी मैटर करती है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप आधे घंटे के अंदर सोचिए 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने भी इजी सही यार। ठीक है, कितने भी इजी क्वेश्चन सही, पढ़ने में भी तो समय लगता है ना, और एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते भी, तो 30 मिनट में 60 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और है, अभी एक और है, वन मोर, एक लास्ट क्वेश्चन बचा, ये है 60, दैट वाज 59। लास्ट में आते आते गड़बड़ हो गई अभी, एक नंबरिंग 58, एक नंबर किया तो गड़बड़ हो गया, कुछ कोई बात नहीं, हो गया होगा, चलो ये और कर लो। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन पढ़ भी पा रहे हो और उसको कर भी पा रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम में लग जाए 45 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कम आपकी स्पीड भी बढ़ रही है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना, समझना, रिकॉल करना, ठीक है, सब कुछ है। चलिए फिर आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया जाए। 57 से गड़बड़ हुआ है तो कोई बात नहीं, मार्किंग कर देते हैं 57। नहीं यार, सही तो चल रहा है, पता नहीं क्यों 55, 56, 54, 53 सही तो चल रहा है, सीक्वेंस तो सही चल रही है। 52, 53, 54 या 55, फिर 56, 57, 58, 59, 60, 61, हो सकता है 61 ही हो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। सर मजा तो ईएससी वाले में ही आता है। ठीक है, चलिए पहला फटाफट देख लीजिएगा, और देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको पहले कभी ना कभी करवाए हुए हैं। पीडीएफ सेंड करेंगे मनोज कुमार जी, पीडीएफ सपोर्ट सेंड करेंगे, पहले सोल्यूशन देख लो। ठीक है, दिलीप भाई तो टॉपर है, नहीं बिल्कुल यार, कंसिस्टेंटली एफर्ट लगा रहा है लड़का, तो इम्प्रूव तो करेगी। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग फॉर नॉर्मल हेल्दी ईयर इज, तो इसका पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि 20 माइक्रो पास्कल होता है, 20 माइक्रो पास्कल मतलब 10 × 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर ए होगा, मैच करते रहेगा। अब अगर आप आंसर देना चाहते तो अब आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एन एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल फॉर रेजिडेंशियल एंड बिजनेस एरियाज एज पर IS 4594/1968, तो इसका आंसर था 40 से 50 डेसिबल, 40 से 50 डेसिबल बी आंसर होता है। ये अलग अलग एरियाज के लिए हैं, रूरल के लिए 25 से 35, सब अर्बन के लिए 30 से 40, रेजिडेंशियल अर्बन के लिए 35 से 45, रेजिडेंशियल बिजनेस अर्बन के लिए 40 से 50, सिटी के लिए 45 से 55, इंडस्ट्रियल के लिए 50 से 60, डीबी का मतलब है डेसिबल। इसको आप चाहो तो गूगल करके कंफर्म कर लेना, ये टेबल आपको गूगल पर भी मिल जाएगी या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में, तो कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वैसे आंसर सही है, आंसर जो है वो मैंने गूगल कर लिया है। गुड इवनिंग ब्रजेश जी, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन है, एन इंडस्ट्री इज हैविंग 2 मशीन्स, ईच विल generate 70 decibel noise if both the machines are operated simultaneously, what will be the total noise generated from the machine। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस दिन का जो कॉन्सेप्ट था
उसको आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आप मयंक चौधरी को धन्यवाद कर सकते हैं, उन्होंने काफ़ी इधर उधर से मसाला तैयार करके मुझे भेजा, ठीक है, इसके लिए। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा एवरेज और एक होता है क्यूमुलेटिव, यानी कि ऐड करना। तो वो जो हम लोग फॉर्मूला, दो फॉर्मूले यहाँ पर बल्कि तीन फॉर्मूले होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो होता है कि दो नंबर आपके पास हैं, एक ए और बी, और इन दोनों नंबर का आप एवरेज ले रहे हो, तो अरिथमेटिक एवरेज क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2 होता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको साउंड में एवरेज का जो सिग्निफिकेंस है मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, फिलहाल तो बस एवरेज करना बता रहा हूं। एक होता है दो नंबर का एवरेज निकालना और एक होता है दो नंबर को ऐड करना, एक होता है दो नंबर को ऐड करना। तो हम जो वो फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला, कि L इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स लॉग ऑफ 10 की पावर L1 अपॉन 20 प्लस 10 की पावर L2 अपॉन 20 प्लस एंड ऑन, या चलो सिग्मा की फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। सिग्मा n स्टार्ट फ्रॉम 1 टू कैपिटल N 10 की पावर Ln अपॉन 20 एंड दिस डिवाइडेड बाई n। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये एवरेज के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, एवरेज के लिए होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर एवरेज। बट यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहां से पूछा है टोटल नॉइज जनरेटेड, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली हैं, दोनों साइमल्टेनियसली हैं, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला आता है इक्विवेलेंट का। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है लेंथी मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड। तो पहले शॉर्ट मेथड समझो। शॉर्ट मेथड में क्या है, ट्रिक है। एक्चुअल में हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है फ्लक्चुएटिंग नॉइज के लिए। दिस फॉर्मूला इज फॉर फ्लक्चुएटिंग नॉइज के लिए। फ्लक्चुएटिंग नॉइज का मतलब जैसे कभी डीजे बजता है ना, तो कभी आवाज तेज होती है, कभी आवाज कम हो जाती है, तो अलग अलग इंटेंसिटी की साउंड जो है वो हमें मिलती है, ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी की साउंड। तो मान लीजिए डीजे जो है वो 10 बजे के बाद नहीं बज सकता, तो मान लीजिए कहीं पर 8 PM से 10 PM तक डीजे बजा, ठीक है भैया। तो ये यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से तो नहीं होगा, तो पता चला कि कभी ज्यादा इंटेंसिटी की साउंड है, कभी कम इंटेंसिटी की साउंड है। तो टोटल कितना आवर है, 2 आवर। तो हमने कहा 2 घंटे में आधा घंटा इतनी लाउडनेस की वॉइस थी, 20 मिनट इतने की थी, 40 मिनट इतने की थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L इक्विवेलेंट बराबर 10 इंटू लॉग ऑफ सिग्मा I स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, I स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n 10 की पावर Li अपॉन 10 इंटू टी आई। यहां जो ये टी आई होता है ये फ्रैक्शनल टाइम होता है, यानी कि कोई साउंड अगर 30 मिनट है, मान लो टोटल हमारे पास कितना है 20 आवर, टू आवर मतलब 120 मिनट, 120 मिनट। तो कोई साउंड अगर 120 आउट ऑफ 120 30 मिनट के लिए अगर प्ले होती है, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4 होगी। इसलिए कोई दूसरी साउंड है वो 20 मिनट के लिए है, तो 20/120 कितना होगा, 1/6। और सबका समेशन कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो अब मान लो ऐसे में अगर मैं दो साउंड को साइमल्टेनियसली प्ले कर देता हूं, दो साउंड को अगर मैं साइमल्टेनियसली प्ले कर देता हूं तो क्या होगा, पहली साउंड जो थी वो भी 120 मिनट तक प्ले होगी और जो दूसरी साउंड होगी वो भी 120 तक प्ले होगी। तो दोनों साउंड जब 120 तक प्ले होंगी तो क्या होगा, इसके लिए भी टी आई 1 हो जाएगा और इसके लिए भी टी आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए भी टी आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 टाइम्स लॉग ऑफ 10 की पावर 70 अपॉन 10 प्लस 10 की पावर 70 अपॉन 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आप देखेंगे 73 आएगा। यही अगर ये 50-50 होता तो 53 हो जाता, 53। तो अब ये कॉन्सेप्ट आता कहां से, तो समझ लो हमेशा 3 ही क्यों ऐड होता है, चाहे 50 हो चाहे 90 हो, हमेशा 3 ही क्यों ऐड होगा। वो इसलिए होगा बिकॉज L इक्विवेलेंट बराबर 10 टाइम्स लॉग ऑफ, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 70 अपॉन 10, यानी कि ठीक है 2 टाइम्स 10 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू
log 2 प्लस 7 log 10, 7 log 10 तो जाएगा 10 इंटू log 2 कितना होता है 0.3010, तो 0.3 लिख लो और ये क्या हो जाएगा 7, 10, ठीक है। तो 10 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा कि अगर यहां पर ये 50 रहा होता तो ये 5 आ जाता, है ना। अगर ये 40 होता तो ये 4 आ जाता, अगर ये 90 हो जाता तो ये 9 आता। ये हमेशा log 2 आएगा, अगर दो होंगे तो क्या होगा log 2 आएगा। अगर ऐसे 3 सोर्स होते तो यहां पर क्या आता, log 3 आता। तो मैं आपके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दे रहा हूं, यहां पर एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा क्या कि कुछ भी एल इक्विवेलेंट आपने निकालना है तो पूरे फॉर्मूले से जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एल इक्विवेलेंट आपके पास क्या देगा, 10 टाइम्स log n प्लस एल अपॉन 10, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ सोर्सेस, n क्या है, नंबर ऑफ सोर्सेस। जैसे अगर आपने 50 के 4 सोर्स लगाए तो 50/10, यहां तो 5 हो जाएगा और ये n की वैल्यू 4 रख दोगे। आपने 50 के अगर 6 सोर्सेज लगा दिए, ठीक है, अगर 50 के 6 सोर्सेज लगा दिए तो यहाँ 50/10 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहां पर n की वैल्यू क्या रहेगी, 6 आ जाएगी। तो जब 4 सोर्सेज होते हैं तो 6 ऐड होता है, तो 6 कैसे ऐड होता है, क्योंकि यहां पर 4 आता है, तो log 4 कितना हो जाएगा, 6। आप देखो log 4 को क्या लिख सकते हो, 2 log 2। यहां पर क्या आता है log 4, तो log 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, तो ये रहेगा 2 log 2, 2 इंटू 0.36, तो यहां 0.3 की जगह कितना आता, 6 आता। अगर यहां पे 3 सोर्सेज होते तो log 3 होता है 0.48, तो 4.8 ऐड हो जाता, 4.8 ऐड हो जाता, समझ गए बेटा। टीआई अभी बताया था बालक, फ्रैक्शनल टाइम, टोटल टाइम के जितने फ्रैक्शन के लिए कोई साउंड प्ले होती है वो टीआई है। अगर टोटल टाइम प्ले होती है तो टीआई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आधे टाइम के लिए प्ले होती है तो टीआई की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो आप एग्जाम में इसको इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है, ये इसका शॉर्टकट मेथड है, यहाँ पे हमने ट्रिक लगाई कि ये फॉर्मूला है फ्लक्चुएटिंग साउंड के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर टीआई को 1 रखकर इसको क्या कर लिया, इक्विवेलेंट के लिए बना डाला, इक्विवेलेंट के लिए बना दिया इसको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक्चुअल तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, वो भी देखिए। एक्चुअल तरीका ये होता है कि एक्चुअल तरीका क्या होता है, एक्चुअल तरीका होता है, आपको मालूम है कि अगर मुझे मान लीजिए 70 के सोर्सेस थे ना, 70 के दो या चलो मैं 50 के ही कर देता हूँ, है ना, 50 वाला ज्यादा आता है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए 50 डेसिबल के आपने 2 सोर्सेस को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, 50-50 को ऐड करेंगे तो हम करेंगे 50 बराबर होगा भैया 20 log ऑफ 50 के करस्पॉन्डिंग जो आरएमएस वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू होगी, और अपॉन क्या हो जाता है 20, यही होता था। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पी आर एम एस अपॉन 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ऑफ पी आर एम एस अपॉन 20 हो जाएगा 50/20। तो यहां से आपके पास जो पी आर एम एस की वैल्यू होगी वो रहेगी 20 टाइम्स लॉग ऑफ 50 की वैल्यू 20। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये पी आर एम एस वैल्यू जो भी सॉल्व करके आए हम कर लेते हैं इसको। तो 50/20 इसका ले लो लॉग और मल्टीप्लाई कर दो 20। क्या कर दिया मैंने इधर, ये 10 की पावर में आएगा ना, माई मिस्टेक, ये 10 की पावर में आएगा भाई, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि एंटी लॉग ले रहे हैं ना, दोनों साइड में लॉग कर दिया मैंने जल्दी जल्दी में, ठीक है। इधर करेंगे तो ये एंटी लॉग बनेगा ना, ये इधर जाएगा 10 की पावर में हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप करना 10 की पावर ब्रैकेट में 50 ये हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना आप 20 से, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 6324, ये वैल्यू आएगी 6324.55।
0.55। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, हमें 50+50 का नया PRMS निकालना पड़ता है। ठीक है, PRMS फॉर 50+50 निकालोगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट में 6324 का स्क्वायर प्लस 6324 का स्क्वायर, इस तरीके से निकालोगे आप। और इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 8944.26 ये आ गया PRMS। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप जब रिजल्टेंट निकालोगे, एल रिजल्टेंट कह लो या, ठीक है, तो ये रहेगा 20 टाइम्स लॉग ऑफ 8944.26 एंड अपॉन 20। इससे सॉल्व कर लेना कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 20 और जो आया उसका लॉग ले लो और मल्टीप्लाई बाई 20 कर दो। तो यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी 53.01, यहाँ से वही वैल्यू आएगी 53। ठीक है, हाँ जी बत्सल जी, तो ये लेंथी मेथड है, लेकिन आपको बुक में सोल्यूशन जो मिलेगा वो इसी से मिलेगा। मेनली जो ये वैल्यू दिखाई जाती है वो इसी सोल्यूशन से दिखाई जाती है। ठीक है, इसी से दिखाई जाती है। तो हमें इस तरह से नहीं करना, हम क्या करेंगे, हम इस वाले को यूज कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ये वाला कौन सा, क्योंकि आंसर दोनों से सेम आना है और इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया कि क्यों सेम आना है, इस फैक्टर की वजह से। तो सोचिए सेम क्वेश्चन के लिए एक हमारे पास इतना लेंथी प्रोसेस होगा कि PRMS निकालो, अंडर रूट करो, ये करो वो करो, और ये भी नहीं करना। अब तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली कभी क्वेश्चन आएगा तो यहां से कर देंगे, सेम टाइप के सोर्सेस के लिए ये करना है। अल्टीमेट फंडा ये है, इसको लगाना है आपने केवल 10 टाइम्स लॉग एन प्लस एल अपॉन 10। ठीक है भाई, तो आप इसको फॉलो कीजिए बस। अब देखिए, टू साउंड सोर्सेज आर एमिटिंग साउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली, तो दोनों सोर्स साइमल्टेनियसली प्ले हो रहे हैं विद साउंड लेवल ऑफ 60 एंड 70, विद 60 एंड 70। ठीक है, तो इसके लिए था वो वाला फॉर्मूला हमारा। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये फॉर्मूला। अलग अलग के लिए आपको भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, अलग अलग के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हाँ डिफरेंट वैल्यू के लिए आ गया जगन्नाथ जी, डिफरेंट वाले के लिए आ गया। चलिए, तो एल इक्विवेलेंट बराबर 10 टाइम्स आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n लॉग ऑफ एल आई अपॉन 10 इंटू टी आई। तो 10 लॉग 60 और 70 का सोर्स है, तो 10 की पावर 60 अपॉन 10 प्लस 10 की पावर 70 अपॉन 10। टी आई दोनों की वैल्यू क्या रहेगी 1 1, क्यों, उसको कि साइमल्टेनियसली प्ले हो रहा है, दोनों फुल टाइम बजेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका भी ट्रिक है, ठीक है भेज देना, इसका जो ट्रिक है भेज देना। अलग के लिए यह ट्रिक कर लो, ऐसा कर लो, हाँ ठीक है, अलग के लिए ट्रिक हो गई, अलग के लिए ट्रिक हो गई। एल इक्विवेलेंट बराबर 10 टाइम्स लॉग ऑफ, अब जो ये 60 और 70 है तो 6 प्लस 7 कर दो सीधे सीधे, ये हो जाएगा क्या या नहीं होगा, नहीं इससे नहीं होगा। ये 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 7, यहाँ पर 10 की पावर समथिंग कॉमन लेना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ से हम 10 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस 10 बचेगा, वो 6 शुरू में आ जाएगा, है ना, इससे हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि 60 प्लस 60 63 होगा और 70 प्लस 70 73 होगा, सो 63 एंड 73 के बीच में ही लाई करेगा। वेरी गुड, ये भी बहुत बढ़िया है। देखो ये भी सही है कि अगर हमारे पास क्या है 60 प्लस 70 है, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं चाहते, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं चाहते तो दोनों अगर 60 के होते तो वैल्यू कितनी होती, 63। क्या बात है,
ठीक है, तो ये क्या पर अब अगर दोनों 60 + 60 करते तो क्या होता, और दोनों 70 + 70 करते तो क्या होता, तो इनका रिजल्टेंट 63 और इनका रिजल्टेंट 73, वैल्यू बीच में होगी, एक ही वैल्यू बीच में आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया, ये हो गया, नो नीड टू सॉल्व। ठीक है, वेरी गुड। मैं तो अपना इंडिविजुअल वाला रखूंगा। दिलीप आप भी बता दो आपका इंडिविजुअल वाला मेथड कौन सा है। वैसे तो यार ये बहुत बढ़िया मेथड आ गया, दोनों निकल के, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में वो आपको इतना क्लोज वैल्यू देगा, इतना क्लोज वैल्यू देगा कि आपकी ये ट्रिक ना लगे, ये लग जाएगी। हाँ देखो दिलीप, वो तो है ही हमेशा, अगर भाई ये तो अल्टीमेटली वेपन तो आपके पास है ही ना, अल्टीमेटली जो लगना है वो तो लगना ही है। ठीक है, जो फॉर्मूला तो आपको, ये आपको फॉर्मूला यूज करने के लिए मना थोड़ा ना कर रहे, लेकिन जहां पर ट्रिक लग सकती है ऑप्शन देख लो, अगर ऑप्शन इस तरह से दिया तो इसको लगाओ, नहीं है तो फॉर्मूला लगाओ। यूथ फर्स्ट और सेकंड टेलीग्राम पर आ गई हैं, उनको भी सॉल्व करवा देंगे, करवा ही रहे धीरे धीरे। देखो यार इस सेशन का पर्पस ना केवल ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लें हम लोग नंबर दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा। इस सेशन का पर्पस ये है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं और कुछ से हम सीखते हैं। अब सोचिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ज्यादा नहीं, सोचो पर सेशन आपको अगर एक क्वेश्चन का भी फायदा हो रहा है, तो अभी तक क्यूआरपी के 35 सेशन हो गए, तो एग्जाम में ये सोचो अगर हर सेशन से आपने अगर एक क्वेश्चन भी सीखा जो एग्जाम में आ सकता है, तो आपके 35 क्वेश्चन तो कवर हो गए ना। ठीक है, तो बाकी कोई भी एग्जाम आएगा तो मैं यूथ को तो एक तरफ से मैं जब मर्जी तब सॉल्व करवा दूंगा, बट अभी हमारा पर्पज ये है कि थोड़ा सा सीखते भी रहें और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होता रहे। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये तो हो ही गया था, है ना, ये तो आपने कर ही लिया था। इसका आंसर क्या था, ए था, साउंड प्रेशर लेवल एसपीएल 20 लॉग ऑफ पी अपॉन पी रेफरेंस। अच्छा आज वो ना डीजे वाली बात आ रही थी, अभी डीजे वाली बात आ रही थी यार, मैं आप लोगों का 1 मिनट खराब करना चाहूंगा। आपको याद होगा जब मैं टेकपुर छोड़ के यहाँ आया था तो काफी कंट्रोवर्सी उस समय रहती थी। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ने अपने आप ही खुद को दो खेमों में बांट लिया था, कुछ इधर उधर के हो गए थे, कुछ इधर के हो गए थे, उधर के लेक्चर इधर शेयर करना, इधर के लेक्चर उधर शेयर करना। तब मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट को कहा था उस समय कि बेटा अभी जो है एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, अब ये सब करने का समय नहीं है, पढ़ाई करो, बिकॉज उसके बाद ना फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और कई बार तो हमें खुद ही शर्म, मतलब थोड़ा सा अंदर से शर्म तो आती है कि यार हम इतने समय से मतलब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं एक हिचक भी होती है, फिर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना थोड़ा सा कम कर देते हैं। और हो सकता है बहुत से पुराने स्टूडेंट ऐसे हों जो इस वजह से लेक्चर देखते भी हों, मे बी हो सकता है ऑफलाइन देखते हो या लाइव भी अगर देखते हो तो कमेंट ना करते हो, है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए यार, अपनी प्रिपरेशन पर बाकी सब चीज़ें छोड़कर। ठीक है, हाँ जैसे राजस्थान जेई वाले ग्रुप में हुआ था, उन राजस्थान जेई वाले ग्रुप के बच्चों से पूछो। तो अपना आपका जो काम है ना उस पर ध्यान रखो यार, पहले सिलेक्शन ले लो, है ना, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी जैसे जो बच्चे उनका सबका सिलेक्शन हो गया, वो नहीं है, बात वो नहीं होती। वो होता है कि आपको एग्जाम के पहले एक मन का सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार मैंने ना अपना 100% एफर्ट लगाया, मैं फालतू की चीज़ों में नहीं रहा, फालतू की चीज़ों में नहीं रहा। ठीक है, अपना 100% जो है वो एग्जाम के लिए, तो बाकी सब देखा जाएगा। अरे ऐसे मत कहो भाई मयंक भाई, तुम्हारे तो कॉन्सेप्ट वैसे ही अपने बढ़िया है। सर जी को चित्रकूट वासियों की ओर से सादर चढ़, अरे भाई साहब अभिषेक शुक्ला जी धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, नॉइस पोल्यूशन इन अ रोड साइड बिल्डिंग कैन बी रिड्यूस बाय। ठीक है, तो गड्ढा खोदने से थोड़ा ना साउंड खत्म हो जाएगी, प्रोवाइडिंग अ थिक वुश, पेड़ों से भी नहीं होगी, ऊंचे पेड़ों से, ऊंचे पेड़ों से साउंड नहीं रुकेगी।
हाँ आएंगी वैकेंसी यार, जरूर आएंगी। इनफैक्ट यूपी में वैकेंसी आने का एक और मुझे रीज़न पता चला है, क्योंकि मुझे जहाँ से पहले बताया गया था तो वहाँ से मुझे ये बताया गया था कि 500 अराउंड वैकेंसी आ रही है, 500 प्लस, और उसमें कुछ कुछ लोचा चल रहा है ए जेई का, तो 70 ऑड अराउंड वैकेंसीज और ऐड हो सकती हैं। यानी कि ये आंकड़ा था। अब कल परसों किसी ने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया है और उसने भी एग्जैक्टली वही डेटा दिया है, उसने भी एग्जैक्टली वही डेटा दिया है। तो ये जस्ट एक कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता कि मुझे इंटरनली कहीं से मालूम चला और वो जो वीडियो बनाई गई है उसने भी अपने सोर्सेज से कुछ पता किया होगा और डेटा एग्जैक्टली सेम आ रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज का। तो उससे लग रहा है कि प्रोसेस में है चीज़ें। थोड़ा सा ये कोविड वोविड खत्म हो, थोड़ा सा चेयरमैन साहब अगर नए वालों ने चार्ज नहीं लिया तो वो चार्ज ले लें तो आ जाए वैकेंसी जल्दी। वही वीडियो हम भी देखे हैं, वेरी गुड। चलिए अब हो गया, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डेसिबल लेवल व्हेन देयर आर 4 सोर्सेज मेकिंग नॉइस ऑफ इक्वल लेवल। तो 4 की वजह से क्या होगा, वही टूल, हाँ 522 वाला। और ये मुझे अब से नहीं, मुझे 2 या 3 महीने पहले बताया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, डी डी हो जाएगा। अब देखो ये सेविंग्स फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने यूपीपीएससी के टाइम पर भी करवाया था। तो ये रिवर्बरेशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा सेविंग्स फॉर्मूला। तो ये रिवर्बरेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर टी होता है रिवर्बरेशन टाइम इन सेकंड। रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है ये आपको मालूम है, 1/1 मिलियन साउंड लेवल डिक्रीज कर जाता है जितने टाइम में। ये वी क्या होता है, रूम का, जिस रूम में रिवर्बरेशन टाइम कैलकुलेट करना है वहां का वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर में, और जो ए होता है वो टोटल, ये ऑब्जर्वेशन एरिया नहीं है, एब्जॉर्प्शन एरिया है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, या टोटल सरफेस एरिया। आप सिंपल सा क्या कर लो, इसे टोटल सरफेस एरिया कर लो, रूम का टोटल सरफेस एरिया। याद है तब का, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको अभी कल ही करवाया था ये वाला, कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। SO2 जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, श्वसन संबंधी दिक्कत करता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था एरोसॉल, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये आपको बताया था एयर में सस्पेंडेड होता है। साइक्लोन जो होता है वो आपके पास SPM के लिए होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के लिए। तो साइक्लोन क्या सेपरेट करता है, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। According to Bharat State's fourth norms, air pollutants which are monitored for petrol-driven vehicles are nitrogen oxide and particulate matter. PM10 आप सुनते रहते होंगे न्यूज में। Which one of the following pollutant or pairs of pollutant formed due to photochemical smog? आपको मालूम है ओजोन एंड पेरोक्सी नाइट्रेट, पेन। रीनलफ्ट प्रोसेस, ये भी आपको यूपीपीएससी के टाइम पर करवाया था। ये क्या होता है, डीसल्फराइजेशन ऑफ फ्लू गैस। फ्लू गैस क्या होती है, जो भी स्मोक होता है चिमनी उमनी से, वो सब फ्लू गैस होता है। वहां से सल्फर को निकालने का प्रोसेस ये रीनलफ्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, फ्रेश एयर इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू एन ऑक्यूपाइड हॉल एट ए रेट ऑफ। तो जो मैक्सिमम रेट होता है वो 15 से 30 होता है, इससे ज्यादा रेट नहीं होता, 15 से 30 नहीं होता पर क्यूबिक मीटर पर आवर पर पर्सन। किसी भी सिचुएशन के लिए 15 से 30 से ज्यादा नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन उड़ा दो। अब कोई ऑक्यूपाइड हॉल है, कोई बड़ा हॉल है, तो वहां पर लोग भी ज्यादा होंगे। अभिषेक बेटा आपने शायद देर से ज्वाइन किया, बेटा टेस्ट हुआ, ये टेस्ट था आज का, अभी उसका डिस्कशन चल रहा है। मतलब डिस्कशन क्या चल रहा है, केवल आंसर बताए जा रहे हैं, इसने जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सेशन तो 7:40 से चल रहा था, तो आपने शायद देर से ज्वाइन किया। क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके, आप केवल उनका सोल्यूशन बता रहे हैं टेस्ट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ले लेंगे तो 15 से 30 हो जाएगा, 15 to 30 हो जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन LD इन अ रिवर इज एक्सप्रेस्ड एज। तो देखो मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे कभी ना कभी करवाए हुए हैं। तो किसी टाइम पर जो गिवन बीओडी होती है, नहीं सॉरी वाली कोई बात नहीं बेटा, आपको पता नहीं होगा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। LT बराबर L0 इंटू e⁻−KT होता है। तो ये किसी टाइम पर बची हुई बीओडी होती है। तो बीओडी किस रेट से डिक्रीज करेगी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो DLT/dt कर देंगे, तो L0 कांस्टेंट है, e⁻−KT का जो डिफरेंशिएट करेंगे तो -k इंटू e⁻−KT हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं माइनस का k L0 e⁻−KT। अब सोचिए बीओडी जिस तेजी से डिक्रीज करेगी, बीओडी जितनी तेजी से डिक्रीज करेगी उसी तेजी से तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिग्रेड होगी या डीऑक्सीजनेशन होगा।
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपने। बीओडी बराबर इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ इंटू डायल्यूशन फैक्टर। इनिशियल बीओडी 7.8 थी, फाइनल 4.4 थी, और 5 से 300 कर दिया, 5 ml था, 295 मिला के 300 कर दिया। ठीक है, तो इसका 204 था, आंसर सी था इसका। अब यार ऐसे क्वेश्चन नंबर नहीं पता वाला किनका है ना, अब आप इससे देख लेना। ठीक है, नाउ फॉर अ कॉलोनी ऑफ 10,000 पर्सन हैविंग सीवेज फ्लो रेट ऑफ 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, बीओडी ऑफ अप्लाइड सीवेज इज इतना, ऑर्गेनिक लोड इतना है केजी पर, एरिया ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो सीवेज कितना था 10,000, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, 10,000 लोग हैं, मल्टीप्लाई कर दो कि टोटल सीवेज आ जाएगा। अब एक सीवेज में 1 लीटर में कितना है 300 mg, तो इतने लीटर में कितना होगा, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे एमजी में आ जाएगा, उसको 10⁻6 से डिवाइड करेंगे, 10⁻6 से डिवाइड करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो 300 गुना 2 600, तो 600 केजी पर डे आ रहा है, 600 केजी पर डे। अब 1 हेक्टेयर पे कितना जा रहा है 300 केजी, तो 600 पे कितना जाएगा 600/300, 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर। ठीक है, इसी को आप अगर शॉर्टकट में करना चाहो तो सिंपल सा यहीं पर एक लाइन में आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 10,000 पर्सन है तो 10,000, सीवेज कितना है 200 लीटर तो 200 लीटर, बीओडी ऑफ अप्लाइड कितना है 300, यह आएगा एमजी में, यह आएगा एमजी में। ठीक है, तो इसको हम लोग 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा केजी में, ये केजी पर डे, पर डे। अब ये आपको पता है हमेशा एनवायरमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो यूनिट से ही हो जाते हैं। तो लोडिंग रेट क्या है, ये है आपके पास केजी पर डे, और नीचे आपके पास 300 केजी पर डे पर हेक्टेयर, इससे डिवाइड कर दो, तो केजी पर डे से केजी पर डे कैंसिल रहेगा, हेक्टेयर ऊपर चला जाएगा, यहां से ये भैया ये खत्म हो गए, तो ठीक है 300 से 300 दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल था 5 डे बीओडी दे रखी थी 250 mg पर लीटर 20 डिग्री सेल्सियस पर, के दिया था आपके पास बेस ई पर, और बीओडी निकालनी थी। तो आपको मालूम है किसी टाइम टी पर बीओडी क्या होती है, वाई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो वाई 5 बराबर, अच्छा 5 था, दिस इज 5, तो 5 डे बीओडी करेगा वाई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर के की वैल्यू माइनस का 0.2 इंटू 5 रख दो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वाई 5 कितना दे रखा है 250 बराबर वाई नॉट अल्टीमेट इंटू एल, एल लिख दो, हम लोग एल से लिखते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई हो जाएगा, ई की पावर -1 बनने की जगह ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई, ये हो जाएगा। तो वाई नॉट बराबर क्या हो जाएगा 250 ई अपॉन 1 माइनस ई कर लीजिएगा, 250 ई अपॉन 1 माइनस ई, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी थी 250, 250। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी होती है 2.78 होती है क्या, टू फिफ्टी अपॉन 0.6, अच्छा उससे भी कर लो लगभग लगभग, वहां से भी ठीक है, लगभग लगभग 68% होती है, लगभग लगभग 68% होती है, उससे भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा, है ना, उससे भी आ जाएगा, लेकिन डेटा देने वाले के ऊपर, अगर उसने डेटा गड़बड़ बना दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। डेटा देने वाला खेल खराब कर सकता है, यहाँ पर वो के की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि के की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है।
ये E-1 हो गया यार अपॉन में, तो नीचे आ जाएगा 1.72। ठीक है, ठीक है। आप इसका अप्रोक्सीमेशन लेना चाहो तो आप अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए आप कर लो। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। आप एग्जैक्ट सोल्यूशन भी करना चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी सही है, 1/e की वैल्यू डायरेक्टली याद कर लो, कहीं काम आ जाए। ठीक है, 1/e 0.36 याद कर लो, ये भी सही है। ठीक है, चलिए सही है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या था, इसका आंसर बी हो जाएगा। सैलिनिटी इन वाटर डिक्रीजेस वेपर प्रेशर, सॉरी इवोपरेशन। वेपर प्रेशर भी कम होगा, इवोपरेशन भी कम होगा क्योंकि पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, इन अ डाइल्यूशन टेक्निक ऑफ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज। डाइल्यूशन टेक्निक में क्या होता है कि कोई रिवर फ्लो करती है तो यहाँ पर इसमें कुछ सॉल्ट या कोई केमिकल छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, समय के साथ आगे जाकर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ये डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करके आप स्ट्रीम फ्लो मेजर कर सकते हो। स्ट्रीम फ्लो मेजर कर सकते हो, इसके लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है कॉमन सॉल्ट, नमक। नमक सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और एक दूसरा होता है सोडियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट। ना ना, एलम नहीं होता है। ठीक है, गूगल से कंफर्म्ड है बिल्कुल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मैं भी डाउटफुल रहता हूँ, क्योंकि इनमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये तो फैक्ट है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। ठीक है, तो ये गूगल से कंफर्म्ड है, सबसे ज्यादा जो होता है वो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक ही यूज होता है। ठीक है, एलम नहीं है इसका आंसर, एलम नहीं आंसर। अगला सवाल, अब बॉडी ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब वेज 2 किलोन्यूटन इन वाटर, द बॉडी इज वेट इन एयर। ठीक है, तो बॉडी का जो वेट है 3 मीटर क्यूब। अच्छा, एलम इसलिए भी यूज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि एलम क्या करेगा, कोएगुलेशन करेगा। ठीक है, तो वो तो क्या करेगा, ओरिजिनल रहेगा ही नहीं, और दूसरे पार्टिकल को क्या कर लेगा, अपने साथ समेट लेगा, तो पता चला उसका। ठीक है, ठीक है, चलिए, नमकीन क्वेश्चन था। तो अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब वेज 2 किलोन्यूटन इन वाटर, द बॉडी इज वेट इन एयर। बेसिकली क्या है कि बॉडी के वेट में बायोंसी फोर्स के बराबर क्या हो जाता है, कमी हो जाएगी। तो 3 मीटर क्यूब के करस्पॉन्डिंग वेट निकाल लो। ठीक है, तो देखो इसका आंसर फटाफट, टाइम कम है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपके पास, एयर में वेट माइनस बायोंसी फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वेट इन एयर कितना हो जाएगा, वेट इन वाटर प्लस बायोंसी फोर्स। तो यहां पर ये कितना दे रखा है आपको, 2 × 10⁻³ दे रखा है, 2 किलोन्यूटन। और यहां पर क्या हो जाएगा, 3 के करस्पॉन्डिंग जो वेट होगा वो 3 × 1000 क्या है, डेंसिटी 1000 kg/मीटर क्यूब, तो 3 मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कर गया, एम आ गया, 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गया, आंसर ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है, तो आपको बता दिया था, एवरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रीम्स पर यूनिट ड्रेनेज एरिया विद इन दी बेसिन, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। एडिटेड इंडेक्स इज डिफाइंड एज वेयर पीईटी पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पोटेंशियल माइनस एक्चुअल अपॉन पोटेंशियल इंटू 100, तो इसका आंसर डी। इफ द मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ ऑफ 300 mm इन 24, ऐसा करता हूं, अब समय नहीं है तो मैं केवल इनके आंसर्स बता रहा हूं। ठीक है, एक्सप्लेन कभी और कर देंगे, हालांकि करवाई हुई क्वेश्चन है। देखो इसका जो आंसर है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी है। ब्लेनी क्रेडल वाले का आंसर भी बी है, इवोपरेशन इवेपोट्रांसपिरेशन। कंजम्पटिव यूज इस वाले का जो आंसर है वो ए है।
इन अ कैचमेंट एरिया 6 रेन गेज वाले, इसका जो आंसर है आपका ये डी है, इसका आंसर डी है। सोल्यूशन के लिए आपको पीडीएफ मिली जाएगी। द एलिवेशन ऑफ वाटर टेबल इन एन कन्फाइंड एक्यूफर, इसका जो आंसर है, इसका आंसर सी है, 0.96 मीटर पर डे, 0.96 मीटर पर डे। द कलर ऑफ लाइट्स यूज, इसका आंसर येलो है, येलो, ठीक है, येलो। जो बच्चे जाना चाहें वो जा सकते हैं ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो हाथ चेक करते हैं तो उनको बता दे रहे हैं। एफ्लुएंट वाला, इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर सी है। पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, इसका आंसर सी है। कैनेडी वाले का आंसर, इसका आंसर बी है, बेड ओनली, इसका आंसर आपका सी है। इसका आंसर भी आपका सी है, 285। इसका आंसर आपका ए है, रिज लाइन। इसका आंसर आपका सी है, गैरेट डायग्राम, ठीक है। इसका आंसर आपका डी है, 2.29, ट्यूबवेल वाले का आंसर 2.29, ठीक है। इसका आंसर फरो, सी हो जाएगा। इसका आंसर ए है, कंटूर कैनाल। इसका आंसर आपका सी है, इसका आंसर सी है। इसका आंसर आपका ए है, इसका आंसर आपका ए है। इसका आंसर बी है, ओएसिस इफेक्ट। इसका आंसर आपका बी है, ड्यूटी डेल्टा 120 सेंटीमीटर। इसका आंसर आपका बी है, 6.67। इसका आंसर आपका बी है, 300 mm। इसका आंसर आपका डी है, 2210 हेक्टेयर। ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या था, बी था, 1 2 3 4। इसका आंसर आपके पास सी था, ड्रेनेज कोफिशिएंट। इसका आंसर आपके पास एल्केलाइन था। इसका आंसर आपके पास क्या था, कैनेडी कटर, ठीक है। स्पीड रेशो पेल्टन का जो था वो 0.45 से 0.5, आंसर ए था। इसका जो आंसर है वो आपका है, ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होती पेल्टन में, केसिंग होती है, काम चलाओ केसिंग। प्रवीण सर की क्लास है, बस इसी ने खत्म कर रहे हैं। इसका आंसर आपके पास डी है, और इसका आंसर आपके पास ए है, 89। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या सी हो जाएगा, सारे के सारे स्लोप बराबर हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन आपके पास जो था वो स्टीप है, बी आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या डी है, 0.80, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, प्रवीण सर की क्लास का टाइम हो रहा है, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दे रहा हूँ, पीडीएफ आपको सेंड कर दे रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आएंगे, बाद में सॉल्यूशंस है, ठीक है। इस पीडीएफ के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस है, बाद में सॉल्यूशंस है। कल आप चेक कर लीजिएगा, सेशन कल 7 बजे भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जिनको पेड बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो वो स्टूडेंट 7409970758 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। प्रवीण सर का क्लास हो रहा है, का टाइम हो रहा है, आज के लिए इतना ही। कल कौन सा सब्जेक्ट होगा, हाँ कल कौन सा सब्जेक्ट करें, इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी को आज हमने इसमें कवर कर लिया, हाइड्रोलॉजी को हमने इसमें कवर कर लिया, तो क्या सब्जेक्ट, जल्दी बताओ क्या सब्जेक्ट करें कल। सर्वे कर लेते हैं कल, सर्वे कर लेते हैं, ठीक है, सर्वे कर लो कल। हाइड्रोलॉजी तो अभी कर ही लिया यार, हाइड्रोलॉजी के तो काफी क्वेश्चंस हो ही गए आज, कल सर्वे कर लेते हैं, या चलो कल हाइड्रोलॉजी कर लेते हैं, छोड़ो चलो कल हाइड्रोलॉजी ही कर लेते हैं, ठीक है, रहने दो। हाइड्रोलॉजी के आज के क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं हो पाए, कल हाइड्रोलॉजी करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलॉजी आज के टेस्ट के में जो क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस हो जाएंगे, कल हाइड्रोलॉजी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हाइड्रोलॉजी कर लेंगे, ठीक है।